हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम अभी तक लगभग 12-13 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मध्य प्रदेश जीएस श्रृंखला की जो प्रैक्टिस सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश पीएससी प्री एग्जाम के लिए तथा मध्य प्रदेश से रिलेटेड अन्य सारे एग्जाम, उन सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी है ये परीक्षा के लिए प्रश्न। तो आप सभी इस श्रृंखला में कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिएगा हमारा जो आज की श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 52 परियोजना को किस नाम से जानते हैं। देखिए आज मिक्सअप सीरीज है, अभी मिक्सअप क्वेश्चंस चल रहे हैं। अभी एमपी से टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपको। तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 52 परियोजना, कौन सी परियोजना, 52 परियोजना किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जाना चाहता है। राजीव सागर ऑप्शन है हमारे पास, संजय सरोवर, पेंच परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी परियोजनाएं कवर करवाए हैं और जिनने कवर नहीं किए वो आज यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले तो 52 परियोजना को समझते हैं। ये 52 नदी पर ही मौजूद है। कौन सी नदी पर है, 52 नदी पर। तो आपको ये कवर करना है पॉइंट कि कौन सी नदी पर है 52। आपको ये ध्यान रख लेनी है कि 52 नदी है कहाँ स्थित। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है 52 नदी किसकी सहायक है, तो ये कवर कीजिए, वैनगंगा की सहायक है। किसकी सहायक, वैनगंगा नदी की सहायक। और वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पारसबाड़ा पठार से आती है। कहाँ से आती है, सिवनी जिले के, सिवनी जिला, कौन सा जिला, सिवनी जिला का पारसबाड़ा पठार। पारसबाड़ा पठार से कौन सी नदी निकलती है, वैनगंगा। और वैनगंगा की सहायक नदी कौन सी, 52। और 52 परियोजना मौजूद है जिसको हम अन्य नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा राजीव सागर परियोजना के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, राजीव सागर परियोजना। तो करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, राजीव सागर परियोजना को ही 52 परियोजना कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम वैनगंगा की बात कर लें तो वैनगंगा को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसका, दक्षिण का प्रवेश द्वार। दक्षिण का प्रवेश द्वार कौन सी नदी कहलाएगी, तो वैनगंगा ही कहलाएगी। और मध्य प्रदेश में एकमात्र नदी जो दक्षिण दिशा की ओर जाती है वो वैनगंगा ही है। कौन सी नदी है, वैनगंगा। वैनगंगा नदी आगे जाके वर्धा में, महाराष्ट्र में मिल जाएगी और जहां मिलती है उस स्थान को बोलते प्राणहिता। क्या बोलते, प्राणहिता। तो आपको प्राणहिता जब बन जाएगी तो आगे जाके महाराष्ट्र में ही गोदावरी नदी में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, गोदावरी। और गोदावरी की सहायक बनेगी जिसको हम कहते हैं दक्षिण की गंगा। हमारे देश की दक्षिण की गंगा कौन सी है, गोदावरी ही है। और इसी को जाना चाहता है वृद्ध गंगा के नाम से। इसके नाम से वृद्ध गंगा। तो गोदावरी से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को ही कहते हैं। और दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी कौन से, भारत में, घबराइएगा नहीं, हम अभी जियोग्राफी में आएंगे तो मैप भी आपको कवर करवाएंगे। पहले एमपी कवर होने दें अच्छे से। अगर गोदावरी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत की कावेरी है। कौन सी है, कावेरी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा राजीव सागर के साथ जाएगा। अगर हम ऑप्शनों पर बात कर ले, किस पर, ऑप्शनों पर, तो ऑप्शन में हमारे पास संजय सरोवर है, ये वैनगंगा नदी पर ही मौजूद है। कौन सी नदी पर, वैनगंगा नदी पर, सिवनी जिले में। तो संजय सरोवर को ही हम लोग भी मान के नाम से भी जानते हैं।
भीम बांध कोई कोई इसको बोलता है। सबसे बड़ा एशिया प्रसिद्ध है ये, किससे? मिट्टी का बना हुआ बांध है। किसका? मिट्टी का बना हुआ बांध। और कैसा प्रसिद्ध है? एशिया प्रसिद्ध है। और एशिया आप सभी जानते हैं हमारे महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। फिर इसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और फिर भूल गए अंटार्कटिका। फिर कौन सा है? अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे महाद्वीपों से भी हम विश्व जियोग्राफी भी कवर करवा देंगे, घबराइएगा नहीं। बशर्ते रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू विजिट कीजिए, आपको प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो मिलेगा और पढ़ते रहिएगा। अगर हम पेंच परियोजना की बात कर ले, कौन सी? पेंच परियोजना की, तो पेंच परियोजना पेंच नदी पर ही है। पेंच नदी छिंदवाड़ा और सिवनी में राष्ट्रीय उद्यान है पेंच, जहां से गुजरती है। तो राष्ट्रीय उद्यान दो भागों में डिवाइडेड हो गया है, कहाँ कहाँ? छिंदवाड़ा में भी और सिवनी में भी। तो आपको ये कवर कर लेना है कि पेंच परियोजना पेंच नदी पर मौजूद है। जवाहर सागर की हम बात कर ले, तो जवाहर सागर परियोजना राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर मौजूद है। कौन सी? चंबल नदी, जो हमारे मध्य प्रदेश के महू तहसील के जाना पहाड़ी से आती है। वो देश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मृदा अपरदन के लिए। सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण करने वाली कौन सी नदी? चंबल। तो चंबल आप अच्छे से कवर कीजिए। चंबल पर परियोजना होगी जवाहर सागर परियोजना। हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राजीव सागर के साथ जाएगा। किसके साथ? राजीव सागर परियोजना के साथ। 52 परियोजना को हम लोग राजीव सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम बात करेंगे, चित्रकूट। चित्रकूट पूछा गया है किस नदी के किनारे स्थित है? देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। चित्रकूट आप सभी जानते हैं, चित्रकूट को भी हम समझाए थे। चित्रकूट है कहाँ स्थित? सतना में स्थित है। कहाँ स्थित है? सतना। और चित्रकूट से कौन सी नदी, मतलब पूरा चित्रकूट किस नदी के किनारे है? ऑप्शन आपके पास है, मंदाकिनी, नर्मदा, चंबल और टोंस। तो राइट आंसर होगा मंदाकिनी के साथ। लेकिन आपको ये पॉइंट कवर करना है कि मंदाकिनी हमारे मध्य प्रदेश में एक छोटी सी नदी है। लेकिन अगर हम बात कर लें उत्तराखंड राज्य की, कौन से राज्य की? उत्तराखंड राज्य की, तो वहां पर भी मंदाकिनी है। उत्तराखंड में भी क्या है? मंदाकिनी नदी है, जो किस में मिल जाती है? अलकनंदा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? अलकनंदा। और अलकनंदा आप सभी जानते हैं कहां से आती है? सतोपंथ ग्लेशियर से। कहां से? सतोपंथ ग्लेशियर। तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। कौन से ग्लेशियर? सतोपंथ ग्लेशियर। और सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ मौजूद है? उत्तराखंड राज्य में ही मौजूद है। सतोपंथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये सारी ग्लेशियर पैरेलल में स्थित है। तो आपको मंदाकिनी जो नदी है, मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कहाँ मिलती है? तो ये दोनों का जो संगम है वो रुद्रप्रयाग पर होता है। कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग आप सभी जानते हैं हरिद्वार के पास मौजूद है। कहाँ मौजूद है? हरिद्वार। तो रुद्रप्रयाग के पास मौजूद है हरिद्वार, जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन भी किया जाता है। कौन से मेले का? कुंभ के मेले का आयोजन भी किया जाता है। कौन से स्टेट में? उत्तराखंड स्टेट में। तो कुंभ का मेला हमारे देश में 4 जगह, ये हम आपको मेलों में कवर करवाए थे। 4 जगह कहाँ कहाँ पर? आपको यूपी प्रयागराज, महाराष्ट्र नासिक, एमपी उज्जैन, और यहाँ पर आपको रुद्रप्रयाग ध्यान रखना है उत्तराखंड से। तो मंदाकिनी नदी जो सबसे ज्यादा प्रिय है, फेमस है, वो उत्तराखंड की है। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? अलकनंदा में। और किस प्रयाग पर मिल जाती है? तो रुद्रप्रयाग पर मिल जाती है। और अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से, ये भी उसी क्षेत्र से आती है। तो राइट आंसर हमारा मंदाकिनी होगा। और चित्रकूट किस जिले में मौजूद है? सतना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। कौन से जिले में? सतना में। अगर ऑप्शन पर हम आगे बढ़ जाएं तो नर्मदा नदी है।
इसको कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। एमपी की जीवन रेखा कौन सी नदी है? नर्मदा नदी ही है। हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077, ओवरऑल इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना हमारे एमपी में इंदिरा सागर है और गुजरात राज्य में इस पर सरदार सरोवर है। गुजरात राज्य में कौन सी है? सरदार सरोवर। और इस पर कई सारे जलप्रपात है। जैसे हम बात करें अगर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, कपिल धारा, दुग्ध धारा दोनों की दोनों नर्मदा पर, सहस्त्र धारा भी नर्मदा पर, मंदार व दर्दी जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही मौजूद है। तो ये पॉइंट आपको नर्मदा से भी कुछ कवर करनी है। अगर हम चंबल की बात कर ले, चंबल नदी पर 3 परियोजनाएं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और कई बार पूछी गई हैं। अगर हम उनकी बात कर ले तो गांधी सागर, कौन सी? गांधी सागर चंबल पर ही है। राणा प्रताप सागर, कौन सा? राणा प्रताप सागर, ये भी कहां पर मौजूद है? चंबल पर ही है। राणा प्रताप सागर है। तो आपको ये पॉइंट कवर करना है। और एक और है इस पर जवाहर सागर, कौन सा है? जवाहर सागर। ये पॉइंट सारी के सारी आपको कवर कर लेना है। किस नदी पर है? चंबल पर है। ये दोनों राजस्थान में और ये हमारे एमपी में गांधी सागर मंदसौर में, ये चित्तौड़गढ़ और कोटा में मौजूद है। तो आपको ये चंबल नदी भी कवर कर लेनी है। टॉन्स की अगर हम बात करें तो सतना की कैमूर श्रृंखला से इस नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है? सतना के कैमूर श्रृंखला से, और टॉन्स वहां से आती है। इसी को बोला जाता है तमसा। इसी को किस नाम से जानते हैं? तमसा के नाम से। ये पॉइंट आपको सारी कवर करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी श्रृंखला। आप सभी कंटिन्यू सारे के सारे वीडियो देखिएगा। आपको अगर मध्य प्रदेश पूछा जाएगा तो आपको विश्वास दिलाते हैं इस पूरी श्रृंखला में से ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन देखना आपको सारे पढ़ेंगे। देखना तो आपको कैसे पढ़ेंगे? पूरे के पूरे। अगर एमपी पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा। बस विश्वास बनाए रखिए। अगर विश्वास नहीं है तो फिर मुश्किल काम है, आप इसको भी जानते हैं। बाकी एमपी करंट अफेयर भी आपको कवर करवा देंगे। पहले एमपी कवर हो जाए, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारा है, बुंदेलखंड की गंगा। अब बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाएगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है। नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। नदियों को समझिएगा अच्छे से। नदियां भी हमने आपको डिस्कस की थी। नर्मदा अभी हम लोगों ने डिस्कस की। इसका उद्गम की अगर बात कर ले अमरकंटक से होता है। कहां से होता है? अमरकंटक। और अमरकंटक किसका भाग है? मेकल श्रेणी का भाग है। किसका भाग है? मेकल श्रेणी का। और इसी मेकल श्रेणी में सबसे ज्यादा बॉक्साइड का उत्खनन किया जाता है। किसका? बॉक्साइड का। और जो भेजा जाता है कहां पर? रेणुकूट। कहां भेजा जाता है? रेणुकूट। और रेणुकूट कहां है? यूपी में। कहां पर है? रेणुकूट आपको ध्यान रखना है, यूपी में। और यूपी में किस में भेजा जाता है? तो हिंदाल्को में भेजा जाता है। कौन सी कंपनी में? हिंदाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, जहां पर हमारे मध्य प्रदेश से निकाला गया बॉक्साइड सारा का सारा हम लोग वहां भेज देते हैं। नर्मदा नदी को आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों को कवर करती है। 16 जिलों से प्रवाहित होती है। 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से। एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। 3 राज्यों से प्रवाहित होगी कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के मुहाने पर भरूच शहर है गुजरात का, और गुजरात में अंत में खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच से प्रवाहित होती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो आपको ये पॉइंट भी कवर कर लेना है। कभी कभी दिशा से क्वेश्चन पूछे गए तो नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मौजूद है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं।
सेकंड, अगर हम पॉइंट की बात कर लें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बेतवा है। कौन सा है? बेतवा। तो बेतवा नदी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। तो बुंदेलखंड की गंगा बेतवा है, तो बेतवा का उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से होता है। रायसेन के कुमरा गांव से। कहां से? कुमरा गांव से। तो ये रायसेन तो आपको ध्यान रखना है, यहीं से दसान अब्दुल्लागंज से आ जाती है और रायसेन के कुमरा गांव से उद्गम होने के बाद ये एमपी और यूपी में बहती है। कहां बहती है? एमपी और यूपी में, दो स्टेटों को कवर कर लेती है, एमपी और यूपी। और इस पर स्थित परियोजना माता टीला है। कौन सी है? माता टीला परियोजना इसी नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर ही। और बेतवा ही हमारे बुंदेलखंड की गंगा, और इसके किनारे स्थित शहर है सांची, ओरछा। सांची, ओरछा, विदिशा, इस नदी के किनारे मौजूद शहर कभी कभी कवर कर लेना है आपको। बेतवा इज करेक्ट आंसर होगा। चंबल नदी, चंबल नदी को हम अभी अभी पिछले क्वेश्चन में कवर किए। इसका उद्गम महू तहसील के जानापाव पहाड़ी से होता है। दूसरा, मृदा अपरदन के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर मंदसौर में गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप परियोजना और जवाहर सागर परियोजना चंबल पर ही मौजूद है। तो ये है, आपको कवर कर लेना है। एमपी राजस्थान की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। केन नदी, केन नदी की बात करें तो कटनी के कटंगी तहसील से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? कटनी के कटंगी तहसील से। कटनी के कटंगी तहसील से इसका उद्गम, और इस पर ग्रेटर गंगऊ बांध स्थित है। ग्रेटर गंगऊ जो एमपी यूपी की सम्मिलित परियोजना है और एमपी यूपी में ही प्रवाहित होती है। लास्ट में यमुना नदी में यूपी में समाप्त हो जाती है। तो ये आपको नदियों से भी सारे पॉइंट कवर कर लेने हैं। नदियों को हम आपको जहां भी पिछले वीडियोस में आपने ऑप्शन देखे उसमें भी भरपूर समझाया गया है। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? क्षेत्र 22 है। ऑप्शन आपको चारों क्षेत्र समझाते हैं। सबसे पहले तो आंसर देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा सरसों हमारे मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार में किया जाता है। कहां पर? मध्य भारत के पठार में। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो मध्य भारत का पठार होगा। ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में ग्वालियर संभाग, कुछ उज्जैन का और चंबल संभाग पूरा आता है। चंबल संभाग में ही सबसे ज्यादा सरसों होता है हमारे मध्य प्रदेश में। अगर इसी से देश की बात कर लें कि देश में सबसे ज्यादा सरसों, तो राजस्थान राज्य में होगा। कहां होगा? राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में पर्सनली अगर जिले पूछ लिए जाए तो भिंड, मुरैना। कौन सी? भिंड और मुरैना। भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा सरसों होता है। ये दोनों जिले ध्यान रखना है। और अगर क्षेत्र पूछा जाता है तो मध्य भारत का पठार सबसे ज्यादा सरसों के लिए प्रसिद्ध है। और देश 22 राजस्थान राज्य आपको कवर कर लेना है। अगर हम ऑप्शन पर चले जाएं तो नर्मदा सोन घाटी, इस घाटी में सबसे पहले तो गहरी काली मृदा पाई जाती है। कौन सी? गहरी काली मृदा। अब ये आपको ध्यान रखना है, गहरी काली मृदा कहाँ पाई जाएगी? नर्मदा सोन घाटी में। यहाँ चावल और गेहूं हो जाता है। चावल भी हो जाता है और गेहूं भी हो जाता है भरपूर मात्रा में। तो नर्मदा सोन घाटी गहरी काली मृदा के लिए प्रसिद्ध। मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र भी यही है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र की अगर हम लोग बात कर लें तो यही नर्मदा सोन घाटी है। सबसे अधिक सिंचित है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? यही नर्मदा सोन घाटी है। तो आपको नर्मदा सोन घाटी से कुछ पॉइंट कवर करने हैं। गहरी काली मृदा का सबसे ज्यादा यहाँ पर विस्तार भी है। बुंदेलखंड के पठार की बात करें हम सभी तो बुंदेलखंड में पाई जाती है मिश्रित मृदा। कौन सी मृदा? मिश्रित मिट्टी। और मिश्रित मिट्टी तो आप सभी जानते हैं, पड़ोस वाले के खेत में कोई और पड़ोस वाले के खेत में कोई और। यहाँ लाल, पीली, काली सभी मिट्टियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। और ये मिट्टी होने के कारण हमारा बुंदेलखंड अभी भी
प्राकृतिक दृष्टि से और हम लोग जो है कृत्रिम दृष्टि से, कृत्रिम मतलब सिंचाई के साधन उपलब्ध न होना, जिस कारण से अभी भी पिछड़ा हुआ है और सबसे पीछे उत्पादन की दृष्टि से है। तो बुंदेलखंड का पठार आपको पहले तो प्राकृतिक रीजन मिश्रित मृदा से ध्यान रखिए, और सबसे कम सिंचित क्षेत्र है ये बुंदेलखंड। तो सबसे कम सिंचित मीन्स आप ऐसे पॉइंट कवर कीजिएगा, अगर सबसे कम सिंचित कौन सा क्षेत्र है, सबसे कम सिंचित सिंचाई के साधन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बुंदेलखंड को आपको ध्यान रखना है, यहाँ की सिद्ध बाबा ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा कौन सी ऊंची चोटी है? सिद्ध बाबा सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी। तो ये पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड भी कभी कभी पूछ लिया गया है। बुंदेलखंड में पर्यटनों की दृष्टि से बात करें तो ओरछा खजुराहो को आपको रट लेना है। पर्यटन की दृष्टि से काफी पॉपुलर मध्य भारत के पठार में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ये पूछ लिया गया पॉइंट है। हमारे मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मध्य भारत के पठार में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत मीन्स ऊपर। इस मिट्टी का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो ज्यादातर चंबल नदी द्वारा, या चंबल की सहायक नदियां इस मृदा का सबसे ज्यादा निर्माण करती है। मालवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली में भी कौन सी? साधारण काली पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? साधारण काली मृदा। और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। कौन सी है? सिगार है। और मालवा पठार आप कवर कीजिए, रबी की फसल में सबसे ज्यादा गेहूं और खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन इसी मालवा पठार में ही होता है। और हमारे मध्य प्रदेश में कहा जाता है खेती हो तो मालवा जैसी। और यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र। और सिंचित तो आप सभी जानते ही है, जहाँ पानी होगा वहाँ कृषि कार्य अत्यधिक होते हैं और अत्यधिक के साथ उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। तो आपको ये पॉइंट कवर करनी है कि जहाँ पर सिंचाई कार्य होंगे वहाँ पानी की आवश्यकता भरपूर पड़ती है। तो सरसों को ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो मध्य भारत का पठार है। कौन सा पठार? मध्य भारत के पठार में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गठन के पहले विंध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अब विंध्य प्रदेश क्या था उस टाइम पर? विंध्य प्रदेश, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसी पॉइंट को पार्ट सी के नाम से जाना जाता था। इसी पॉइंट को पार्ट सी, शंभुनाथ पांडे यहाँ के प्रमुख हुआ करते थे। तो विंध्य प्रदेश को आपको ये पॉइंट कवर करना है कि किसका भाग था? पार्ट सी का ही भाग था। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? रीवा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो रीवा के साथ जाएगा। पार्ट सी की जो राजधानी थी वो रीवा थी। और पार्ट सी के तहत ही भोपाल रियासत आती थी। कौन सी रियासत? भोपाल रियासत जो थी वो पार्ट सी का ही भाग मानी जाती थी। आपको ये भी पॉइंट कवर करना है। लेकिन कब की बात है? जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, आजादी के बाद की कहानी है ये। तो रीवा इज करेक्ट आंसर होगा हमारा पार्ट सी का। और अगर पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो पार्ट ए जो था नागपुर, उसकी राजधानी हुआ करती थी। पार्ट ए आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश का पूरा पूर्वी क्षेत्र और कुछ दक्षिणी क्षेत्र मिला करके पार्ट ए बना, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? नागपुर हुआ करती थी। पार्ट बी की अगर हम लोग बात कर लें, पार्ट बी भी था। पार्ट बी की राजधानी इंदौर व ग्वालियर हुआ करती थी। इंदौर व ग्वालियर, इंदौर और ग्वालियर आपको ध्यान रखना है। ये पार्ट बी की राजधानी हुआ करती थी। पार्ट बी किसकी राजधानी? पार्ट बी की राजधानी इंदौर ग्वालियर, पार्ट ए की राजधानी नागपुर और पार्ट सी की राजधानी रीवा। पार्ट सी की राजधानी कौन सी होती थी?
रीवा। तो ये पॉइंट आपको मध्य प्रदेश के गठन के पहले के पार्ट हैं और पहले के पार्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नागपुर आज महाराष्ट्र में, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। हम लोगों ने जब विभाजन हुआ हमारा फजल अली जी की अध्यक्षता में, तो बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, चांदा, नागपुर, भंडारा, इन सबको दे दिया हमने कहां पर? महाराष्ट्र राज्य को। बाकी शेष पार्ट ए का हिस्सा बना और जिस पार्ट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल था, और हमसे छत्तीसगढ़ भी 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। हम आपको कभी संभागों की सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें हम आपको सारा संभागों के साथ जिलों को कवर करेंगे और मध्य प्रदेश के गठन का भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी सा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रीवा के साथ। अगर जबलपुर की बात करें, हम ऑप्शन है हमारे पास जबलपुर, तो जबलपुर है संगमरमर की नगरी। किसकी नगरी? संगमरमर की नगरी। आपको रट जाना चाहिए जबलपुर, बहुत बार ही जहां भी मिला वहां आपको समझाया। हमारे मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर ही है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। तो जबलपुर में ये एमपी का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय। अगर कोई कभी भी पूछे तो ये आपको पॉइंट रटे हुए होना चाहिए कि अगर जबलपुर किसी ने नाम ले लिया और आपको जबलपुर से कई सारे पॉइंट आ जाने चाहिए। मदन महल रेलवे स्टेशन कहाँ पर मौजूद है? जबलपुर में ही मौजूद है। कई सारे पॉइंट हैं जबलपुर के। बरगी परियोजना वहीं पर है। बरगी परियोजना आपको पढ़ाए थे, रानी अवंतीबाई के नाम से जिसे जाना जाता है। भोपाल, भोपाल को भी हम डिस्कस किए थे। भोपाल 1972 में पहले तो जिला बना था। कब बना था? 1972 में। किससे अलग होकर के? सीहोर से अलग होकर के। और भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। IISS, IIFM ये कहाँ पर है? IISS, IIFM ये सब कुछ कहाँ है? भोपाल में ही है। तो ये पॉइंट भी आपको कवर कर लेना है कि भोपाल में स्थित क्या क्या है। हम आपको कई बार पढ़ाए हैं, कई बार भोपाल से। तो भोपाल को भी पिछले वीडियो उठा के देखें आप, डायरेक्ट आपको कई सारे पॉइंट भोपाल से मिलेंगे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, राजा भोज एयरपोर्ट, और इसी के साथ साथ सर्प पार्क भी भोपाल में ही है। श्यामला हिल्स जहां मामा जी का निवास स्थान वहीं पर है। भारत भवन भी वहीं पर है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? बालाघाट किस किस राज्य से लगती है? ऐसा पूछा गया है, मतलब 2-2 राज्यों से लगेगी। ऑप्शन भी 2-2 ही है हमारे। बालाघाट जिले की पूछा है तो सबसे पहले तो हम बालाघाट पर ही चर्चा कर लें। अगर बालाघाट से बहुत क्वेश्चन बने, और क्वेश्चन बनी कैसे है? सबसे पहले तो तालाबों से सिंचाई यहाँ होती है सबसे ज्यादा। तालाबों से सिंचाई कौन से जिले में होती है? बालाघाट में। एमपी में सिवनी बालाघाट है जो सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई के लिए लोकप्रिय है। और इसी बालाघाट में ही भरवेली खान है। कौन सी खान है? भरवेली खान। और भरवेली खान किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो मैग्नीज आपको ध्यान रखना है। मैग्नीज के लिए कौन सी खान है? यही है बालाघाट की भरवेली। और एशिया की सबसे चौड़े मुंह की खान के नाम से भी इसे जाना जाता है। एशिया की सबसे चौड़ी मुंह की खान हमारे एमपी के बालाघाट में ही मौजूद है। यहीं पर एक खान और है, मलाज खंड। कौन सी है? मलाज खंड खान। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है और पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूरे देश में सबसे ज्यादा यही प्रसिद्ध है। और यही एमपी में सबसे ज्यादा निकाला जाता है लोहा। और लोहा में भी कौन सा? हेमेटाइट प्रकार का। कौन सा प्रकार? हेमेटाइट प्रकार का लोहा सबसे ज्यादा हमारे एमपी से निकाला जाता है। तो ये आपको पहले तो बालाघाट से पॉइंट कवर करने हैं। बालाघाट की अगर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर है? बालाघाट में ही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? वो भी बालाघाट में ही पाए जाते हैं। तो अब जब बालाघाट इतना लोकप्रिय है तो इसका हम बाउंड्री भी शेयर करेंगे, कहां कहां से राज्यों से लगती है। तो सबसे पहले हम एमपी की बाउंड्रियों की बात करें, मध्य प्रदेश की,
तो देखिएगा अगर मध्य प्रदेश की बाउंड्रियों पर हम चले जाएं तो इसके मध्य प्रदेश अगर पड़ोसी देखना है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, एमपी के पड़ोसी राज्य, जब पड़ोसी राज्य आएंगे तो तभी तो हम बाउंड्री बता पाएंगे। तो पड़ोसियों को आपको ध्यान रखना है। पहला तो है उत्तर दिशा में, कौन सी? उत्तर में है यूपी। उत्तर में कौन सा है? यूपी। और अगर हम बात कर लें पूरब में, पूरब में है छत्तीसगढ़। पूरब में कौन सा है? छत्तीसगढ़। और पश्चिम की अगर बात कर लें तो गुजरात है। पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। और अगर हम दक्षिण की बात कर लें तो महाराष्ट्र है। दक्षिण में कौन सा है? महाराष्ट्र। और एक और है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में राजस्थान। हमारे मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी है। कितनी पड़ोसी है? 5 पड़ोसी है। और जो हमारा बालाघाट जिला है वो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी जिला है। कैसा जिला है? दक्षिण पूर्वी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगेगी। किससे लगेगी? महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र दक्षिण में है और छत्तीसगढ़ पूरब में। मध्य प्रदेश के पूरब में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र। तो एमपी का बालाघाट जिला दक्षिण पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? दक्षिण पूर्वी जिला है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश यूपी में लगता है, यूपी उत्तर में लगता है हमारे मध्य प्रदेश के। राजस्थान लगेगा आपको उत्तर पश्चिम में, आपको ये ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में लगेगा गुजरात। ये लिखे हुए हैं, आप कवर कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ पूरब में लगेगा, उत्तर प्रदेश हमसे उत्तर में लगता है। तो ये सारे पॉइंट कवर कर लेने आपको। हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन भारत में है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है वनों से। तो वन सबसे ज्यादा किस राज्य में पाए जाएंगे? तो आप सभी ऑप्शन देख पा रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा वन है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश में जो वनों का डाटा है लगभग 30.71% के आसपास है। लगभग में डाटा ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में लगभग 30.71% वन है, जो देश में सबसे अधिक है। देश में सबसे अधिक है, देश में सबसे अधिक। ये हमारे मध्य प्रदेश का डाटा है। कहाँ का डाटा है? एमपी का डाटा है। तो आपको ये पॉइंट कवर करना है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर प्रतिशत का डाटा बात कर ले तो मिजोरम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मिजोरम। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो वन है वो मिजोरम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम। और मिजोरम हमारे देश का पूर्वोत्तर भारत का है। पूर्वोत्तर भारत आप सभी जानते हैं। मिजोरम की अगर कैपिटल की हम लोग बात करें तो आइजोल। कौन सी है? आइजोल। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। छत्तीसगढ़ की कौन सी है? रायपुर। हरियाणा की चंडीगढ़ है। हरियाणा की कौन सी है? चंडीगढ़। कैपिटल तो आप सभी को आती होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं पूरे देश में। लगभग कितने परसेंट? 30.71% पाए काय के जाते हैं। तो सागौन आपको कवर करना है। सागौन के बाद साल और बांस के वृक्ष प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के वनों को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो ये पॉइंट हम वनों वाले टॉपिक में भी आपको कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाएंगे? मध्य प्रदेश में भी अगर कोई पूछ ले तो बालाघाट में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? बालाघाट जिला सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध? वनों के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात कर लेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है, चूलगिरी ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? ये चोटियां भी बहुत बार पूछी गई है। आपको हमने पिछले सीरीज में भी कुछ चोटियां आपको समझाई है। इस बार डिफरेंट है। चूलगिरी
ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? बुरहानपुर ऑप्शन है, बालाघाट है, बड़वानी है, अनूपपुर है। तो सबसे पहले तो समझते हैं चूलगिरी है कहाँ स्थित। तो चूलगिरी आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की में मौजूद कौन सी? चूलगिरी। और सतपुड़ा में भी किसमें? राजपीपला में मौजूद है। कौन सी? राजपीपला। और आप सभी जानते हैं सतपुड़ा का सबसे बड़ा भाग राजपीपला है, जिसका प्रारंभ कहां से होता है? गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के एमपी के बुरहानपुर तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? बुरहानपुर तक फैला हुआ है। तो ऐसा आपको ये पॉइंट कवर करना है, राजपीपला गुजरात से लेकर के एमपी के बुरहानपुर तक फैला हुआ है। और इसी की ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी है। कौन सी है? चूलगिरी। तो चूलगिरी को ऐसे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लगभग 1200 मीटर के आसपास मौजूद है, 1200 प्लस ही है। तो राजपीपला का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा? चूलगिरी होगा। और चूलगिरी आप सभी जानते किस जिले में है? तो बड़वानी जिला इज करेक्ट आंसर होगा। बड़वानी जिले में चूलगिरी ऊंची चोटी है। किसका भाग है? राजपीपला का। राजपीपला किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का। तो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ऑप्शन पर बात कर लें, ऑप्शन है बुरहानपुर। तो बुरहानपुर से आपको ध्यान रखना है कि 2003 में जिला बना था। कब बना था? 2003 में। और बालाघाट अभी आपको कवर किए हैं। बड़वानी की पहाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। मंदार दर्दी जलप्रपात मौजूद है। 52 गजा की मूर्ति यहीं पर मौजूद है। अनूपपुर में है अमरकंटक। अनूपपुर में क्या है? अमरकंटक, जहां से 3 नदियां निकलती हैं। और अमरकंटक किसका भाग है? मेकल श्रेणी का भाग है। कौन सा? मेकल श्रेणी का। ये सारे ऑप्शन आपको कवर किए गए हैं, बार कवर किए। पिछले वीडियोस को आप उठा करके देखें, इसलिए अब ज्यादा नहीं जाएंगे। बुरहानपुर को तो बहुत पढ़ाया है, ऐसी बालाघाट, बड़वानी, अनूपपुर सबको पढ़ाया है। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात कर लेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है, इसमें अनुसंधान संस्थान पूछा गया है, ना कि कारखाना। अगर कारखाना पूछा जाता, कारखाना तो है उज्जैन में। कहां पर मौजूद है? उज्जैन। और उज्जैन आप सभी जानते हैं। अब ये अनुसंधान संस्थान है इंदौर में। कहां पर मौजूद है? इंदौर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो इंदौर के साथ ही जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन होगा। हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का एशिया प्रसिद्ध कारखाना है। कैसा प्रसिद्ध है? एशिया प्रसिद्ध। एशिया को तो आप सभी जानते हैं, ये हमारा क्या है? महाद्वीप है, सबसे बड़ा। हम लोग एशिया महाद्वीप के तहत ही आते हैं। तो आपको अनुसंधान संस्थान ध्यान रखना है, कारखाना सबसे बड़ा उज्जैन में और अनुसंधान संस्थान सबसे बड़ा सोयाबीन से रिलेटेड इंदौर में मौजूद है। उज्जैन से आपको पॉइंट कुछ और ध्यान रखना है, महाकालेश्वर की नगरी। किसकी नगरी? महाकालेश्वर नगरी। आपको मध्य प्रदेश में ध्यान रखना है, 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं, एक महाकालेश्वर, एक ओमकालेश्वर। तो उज्जैन को ध्यान रखिए। उज्जैन में ही कुंभ के मेले का आयोजन, आपको सब कुछ पढ़ाए हैं, कुंभ के मेले का आयोजन, ये भी आप सभी जानते हैं। और इसका आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। और क्षिप्रा नदी पर लगेगा। कौन सी नदी पर? क्षिप्रा। तो ये पॉइंट आपको कवर कर लेने। उज्जैन से देवास वागली गांव से काली सिंध नदी का उद्गम और करेंसी नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है। यहीं से होता है काली सिंध नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से? बागली गांव से होगा। कहाँ से होगा? बागली गांव से। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये होगा बागली गांव, विंध्याचल के तहत आता है। किसके तहत? विंध्याचल। अगर कोई पर्वत श्रृंखला पूछ लिए तो विंध्याचल के तहत आएगा। और देवास से ही ध्यान रखिएगा करेंसी नोट प्रेस। क्या ध्यान रखना है? करेंसी नोट प्रेस सबसे यहीं पर स्थित है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है?
देवास में ही स्थित है। छिंदवाड़ा से पॉइंट ध्यान रखो, छिंदवाड़ा भी पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। कौन सा होगा? छिंदवाड़ा। तो आपको ये पॉइंट कवर करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? छिंदवाड़ा। यहीं पर मौजूद है एग्रो कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? एग्रो कॉम्प्लेक्स। तो ये पॉइंट आपको कवर कर लेनी है। एग्रो कॉम्प्लेक्स भी छिंदवाड़ा में, और एमपी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला। ये सारे पॉइंट, और इंदौर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, ना कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। कहां पर है? देहरादून। लेकिन यहां पर पूछा गया है प्रबंधन संस्थान, तो भोपाल है। राइट आंसर होगा हमारा भोपाल। अगर ऐसा पूछा जाता कि राजकीय वन अनुसंधान संस्थान, राजकीय वन अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान, राजकीय वन अनुसंधान जबलपुर है। कहां पर मौजूद है? जबलपुर। और अगर यहीं पर पूछ लिया जाए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, कौन सा? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो देहरादून है। कौन सा है? देहरादून। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं, देहरादून भी और हमारे मध्य प्रदेश का जबलपुर भी। तो जबलपुर से तो कई सारे पॉइंट आपको पढ़ाए हैं। धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी यहीं से प्रवाहित होगी। और देहरादून कहाँ की कैपिटल? उत्तराखंड की कैपिटल मौजूद है। कहां पर? देहरादून में ही है। और दून और दौर नाम से यहाँ पर कई सारी घाटियां भी मौजूद हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल से ध्यान रखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, और राजकीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, और प्रबंधन संस्थान कहाँ होगा? राइट आंसर भोपाल में। तो ये सारे पॉइंट आपको कवर कर लेने हैं। अगर हम जबलपुर से और बात कर लें, जबलपुर की, तो जबलपुर में बरगी परियोजना है। कौन सी? बरगी परियोजना, जो बरगी नदी पर रानी अवंतीबाई के नाम से जानी जाती है। यहीं पर आपको धुआंधार जलप्रपात ध्यान रखना है। धुआंधार जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर मौजूद है? तो नर्मदा नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगर ग्वालियर की बात करें, किसकी? ग्वालियर की, तो ग्वालियर से ध्यान रखिएगा, ये तानसेन की नगरी है। किसकी नगरी है? तानसेन की नगरी। और तानसेन की नगरी आप सभी जानेंगे, तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे। रामतनु पांडे किसके बचपन का नाम है? और सतना से माता शारदा का मंदिर, माता शारदा का मंदिर। आपको ये पॉइंट कवर कर लेने हैं। किस श्रृंखला में? कैमूर में है। कहां पर है? कैमूर। और यहीं पर है चित्रकूट। यहीं पर क्या है? चित्रकूट, जो कई बार पूछ लिया गया है। यहीं पर है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। कौन सी? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। कई सारे पॉइंट यहां से भी कवर होंगे। ये आपको पूरी की पूरी श्रृंखला कैसी लगी, आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सभी समझ पा रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने सभी फ्रेंडों तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे वो भी पढ़ सकें। और आपको अगर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। हम अगले वीडियो में अगली श्रृंखला के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। ओके।